अब ये वैल्यू 50 से ग्रेटर देन तो है नहीं, तो इधर वाला तो हम लोग को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और इधर वाले हम चेक करेंगे। फिर से डिवाइड कर देंगे 25 और 50 में, फिर 25 और 50 के बीच में रहेगा, फिर 33 अप्रॉक्सीमेटली और 40 के बीच में। तो ऐसे करके वैल्यू बहुत जल्दी फाइंड हो जाएगी। लीनियर सर्च में क्या होता है, हम एक हर एक इटरेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम EMRS के जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है TGT और PGT का, एज वेल एज जो अदर सब्जेक्ट्स है ICT के, उनके हम लोग PYQ देख रहे थे। लाइक जो मैथ वगैरह है या फिर हिंदी है, सभी में ICT का पेपर कॉमन रहने वाला है। तो उसके क्वेश्चंस हम लोग अभी देख रहे थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सॉल्व कर लिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास क्वेश्चन आई थिंक मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो लोग भी देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो PYQ से लिए गए, एज वेल एज जो कुछ प्रीवियस एग्जाम्स रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, उनसे लिए गए, ताकि आपको इजीली हेल्पफुल हो अंडरस्टैंड करने में क्वेश्चंस को। एज वेल एज आप इजीली एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप डेफिनेटली EMRS का जो एग्जाम है वो क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आते रहे। SS प्रैक्टिकल एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बिना देरी किए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो लास्ट में आएगा और पहले जाएगा। जैसे सिंपल हो गया कि एक स्टैक हो गई, इसमें मेरा सबसे पहले आया 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, या फिर 4 आया, फिर लास्ट में 10 आया। तो जो सबसे लास्ट में आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको सबसे पहले निकालेंगे। 10, 9, 8 ऐसे करके इस सीक्वेंस में निकालेंगे। 1 सबसे लास्ट में जाएगा, तो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले जाएगा। इस स्टैक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। Which of the following SQL command is used to remove the table along with its data permanently। देखो, टेबल को भी रिमूव करना है और डेटा को भी रिमूव करना है, तो दोनों को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ड्रॉप। ठीक है, डिलीट जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ टेबल के डेटा को डिलीट करता है, बट टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ट्रंकेट जो है वो भी टेबल के डेटा को डिलीट करता है, बट स्ट्रक्चर को टेबल के डिलीट नहीं करता है। ट्रंकेट थोड़ा फास्ट होता है। ये जो है, इसमें डिलीट में हम वेयर कंडीशन लगा सकते हैं कि हमको किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करना है तो हम वो लगा सकते हैं, बट ट्रंकेट जो है वो पूरी टेबल पे चलेगा। ये जो होगा इसको हम रिकवर नहीं कर सकते। डिलीट को हम रोल बैक कर सकते हैं, बट ट्रंकेट को हम रोल बैक नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो पूछा है रिमूव ए टेबल अलॉन्ग विद डेटा, तो उसके लिए हम लोग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों। तो ड्रॉप इसका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a characteristic of object-oriented programming। देखो, एनकैप्सुलेशन रैपिंग ऑफ डेटा और फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरिटेंस जो होता है वो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए आती है। चाइल्ड क्लास जो होती है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, बाइंडिंग द डेटा। ठीक है, और जो हाइड करना इन्फॉर्मेशन को जो रेलिवेंट है यूजर से, उसको हाइड करना। कंपाइलेशन क्या होता है, कोड को कंपाइल करता है, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन। विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओवरसाइड मॉड्यूल। डेटा लिंक लेयर पे कौन वर्क करता है? इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, ये भी फिजिकल लेयर पे, बट स्विचेस होते हैं वो डेटा लिंक लेयर पे काम भी करते हैं। ठीक है, अब एक स्विच जो आ रहे हैं, स्विच L3 करके भी आ रहे हैं। ठीक है, वो नेटवर्क लेयर पे भी काम करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे नॉर्मल स्विच की बात हुई है, तो इसका आंसर डेटा लिंक लेयर हो जाएगा स्विच पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्विक सॉर्ट में सबसे ज़्यादा एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, सबसे बेस्ट जो होती है क्विक सॉर्ट में होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ON log n। ON log n जो है दोस्तों इसकी वैल्यू होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इन यूनिक्स। पाइप्स को हम लोग यूज़ करते हैं, सिंपल जैसे ग्रैप वगैरह करते हैं हम तो पाइप को यूज़ करते हैं। सिग्नल्स को भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, और सीमाफोर तो बाय डिफॉल्ट लाइनक्स में होता ही है। तो सारे के सारे तीनों ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के लिए क्या होता है, वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड डेटा। बिल्कुल सही बात है भाई। बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में डिफरेंस ये है कि मान लो मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, सबसे पहले तो वो सॉर्टेड होना चाहिए डेटा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जैसे लेट सपोज 1 से लेकर 100 तक का डेटा है, अब मैं इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करूँगा। लेट सपोज मेरे को फाइंड करना है 39, तो मैं बाइनरी सर्च में क्या होता है डिवाइड बाय 50 कर देते हैं। ठीक है, 50 इधर हो जाएगा, 50 उधर हो जाएगा। अब ये वैल्यू 50 से ग्रेटर देन तो है नहीं, तो इधर वाला तो हम लोग को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और इधर वाले हम चेक करेंगे। फिर से डिवाइड कर देंगे 25 और 50 में, फिर 25 और 50 के बीच में रहेगा, फिर 33 अप्रॉक्सीमेटली और 40 के बीच में। तो ऐसे करके वैल्यू बहुत जल्दी फाइंड हो जाएगी। लीनियर सर्च में क्या होता है, हम एक हर एक इटरेट में हर एक वैल्यू को चेक करते हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बाइनरी सर्च से जस्ट डबल होती है। बाइनरी सर्च फास्ट होता है क्योंकि डेटा जो होता है इसमें सॉर्टेड होता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पे एक एज ए रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों।
यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कंपाइलर नहीं है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है, या MS वर्ड नहीं है। तो देखो दोस्तों, कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी काम में आता है, बट MS वर्ड जो है दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ICT में ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। जो लोग ICT का पेपर दे रहे हैं, लाइक मैथ या फिर किसी और डिपार्टमेंट में है, बट ICT का पेपर कॉमन रहने वाला है, तो वैसा क्वेश्चन ये पहले आया हुआ है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, इसका आंसर MS वर्ड करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। MS वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर while others are system level tool। अब है which of the following is not a valid SQL constraint। दोस्तों काफ़ी अच्छा थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सही आंसर क्या होगा। ज़्यादातर लोग जो है चेक पे ट्रिक करते हैं, बट चेक जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ये पूछ रहा है वैलिड SQL कंस्टेंट कौन सा नहीं है। प्राइमरी की वैलिड है, बिल्कुल प्राइमरी की हम लोग यूज़ करते हैं जब टेबल क्रिएट करते हैं। फॉरेन की भी एक वैलिड कंस्टेंट है, ताकि वो रेफरेंस करता है एज ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किसी दूसरी टेबल को, यानी ये मेन टेबल है और ये रेफरेंसिंग टेबल है जिससे हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो फॉरेन की क्या करती है, फॉरेन की इसको पॉइंट आउट करती है इसकी प्राइमरी की को दूसरी टेबल की। और चेक कंस्टेंट तो होता ही है कि चेक एज ग्रेटर देन 50 है, या फिर और भी कोई कंस्टेंट हम लगा सकते हैं। यूनिक कीवर्ड यूनिक होता है, बट यूनिक कीवर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल यूनिक दिया होता तो वो सही आंसर होता, बट क्योंकि यहाँ पे यूनिक कीवर्ड पूरा दिया हुआ है इसलिए हम इसको गलत मानेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है वैलिड, तो नॉट वैलिड जो है वो यूनिक कीवर्ड है। यूनिक जो है वो एक बाय डिफॉल्ट कीवर्ड होता है दोस्तों। बात है हम अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल कौन सा है दोस्तों? एरे जो है वो स्टैटिक है, स्टैक जो है वो भी स्टैटिक है, लिंक लिस्ट जो है वो डायनेमिक होती है दोस्तों, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है, एज वेल एज हम लोग यूजर से भी इनपुट इसमें ले सकते हैं दोस्तों। तो ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो जाएगी। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल हैंडल्स राउटिंग। कौन राउटिंग को हैंडल करता है? सिंपल इजी क्वेश्चन, नेटवर्किंग। यानी जो नेटवर्क लेयर होती है उसी पे हम लोग IP और पैकेट्स वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी IP और पैकेट होते हैं वो हम लोग पैकेट जो भी ट्रांसफ़र करते हैं वो नेटवर्क लेयर पे करते हैं। तो जो राउटिंग का प्रोसेस है वो नेटवर्क लेयर हैंडल करती है। और डेटा लिंक लेयर क्या करती है? डेटा लिंक लेयर फ्रेम पे वर्क करती है, ठीक है। सेशन लेयर जो है वो एक्चुअली में क्या उनसे सेशन जनरेट हो रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू है, या फिर ऑथेंटिकेशन वगैरह पे वर्क करती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एंड टू एंड डिलीवरी पे वर्क करती है, ठीक है। तो जो राउटिंग की बात हो जाएगी, राउटर्स की बात हो जाएगी, वो नेटवर्क लेयर पे आएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ICT में पूछा गया लास्ट टाइम भी, ठीक है। कौन है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है? कंपाइलर जो है वो करता है कन्वर्ट, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिकर्शन इज ट्रू। रिकर्शन के बेस में कौन सा ट्रू है? रिकर्सिव फंक्शन कैन नॉट हैव पैरामीटर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैरामीटर हो सकते हैं। रिकर्शन ऑलवेज नीड ए बेस कंडीशन, ये बिल्कुल सही बात है। देखो रिकर्शन में दोस्तों बेसिकली होता क्या है, रिकर्सिवली हम लोग डेटा को फाइंड करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बेस कंडीशन ही नहीं होगी तो किसके बेस पे हम, लाइक लेट्स सपोज एज ग्रेटर देन 5 है, अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन वाली कंडीशन नहीं है तो मैं किस बेस पे रिकर्शन को अप्लाई करूँगा? तो बेस कंडीशन होना इसमें मस्ट है। रिकर्शन इज फास्टर देन इटरेशन, नहीं ऐसा नहीं है। और रिकर्शन फंक्शन डू नॉट यूज स्टैक, नहीं ये यूज स्टैक यूज कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच एड्रेसिंग मोड यूज डिस्प्लेसमेंट एंड बेस रजिस्टर। डिस्प्लेसमेंट और बेस रजिस्टर को कौन यूज करता है? इंडेक्स जो है वो दोस्तों वो यूज करता है डिस्प्लेसमेंट एंड बेस रजिस्टर को, ठीक है। बिकॉज इट एड्स एन ऑफसेट टू ए बेस एड्रेस टू गिव एन इफेक्टिव एड्रेस। भाई एक इंडेक्स क्या करता है बेसिकली, जब आपने इंडेक्सिंग पढ़ी थी डेटाबेस में, तो एक वैल्यू उसके पास असाइन कर देता है, एक एड्रेस असाइन कर देता है हर एक प्राइमरी की को कह लो, या फिर एक ग्रुप ऑफ प्राइमरी की को। अब उससे इजी फाइंडिंग हो जाती है कि डेटा एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। तो जो डिस्प्लेसमेंट और बेस रजिस्टर है उसके रेस्पेक्ट में इंडेक्स जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ डेडलॉक। डेडलॉक के रेस्पेक्ट में क्या ट्रू है कि अकर्स व्हेन टू प्रोसेस शेयर CPU टाइम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। CPU टाइम अगर शेयर कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि डेडलॉक अकर होगा। अकर्स व्हेन प्रोसेस वेट फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय अदर, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दोस्तों ICT में पूछा गया है। इवन TGT का जो एग्जाम था दोस्तों उसमें भी एक बार पूछा गया है दोस्तों, जो TGT MP में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब एक प्रोसेस किसी रिसोर्स का वेट करती है और वो जो रिसोर्स है वो किसी और रिसोर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। लेट सपोज यहाँ पे दो प्रोसेस रन हो रही है P1 एंड P2, ठीक है। अब P1 को एक रिसोर्स P1 को A पे राइट करना है, ठीक है, या A को रीड करना है, और वो जो है वो ऑलरेडी P2 ने ऑक्यूपाई कर रखा है।
तो जब तक P2 इसको रिलीज नहीं करेगा, P1 जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो इसको डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। मान लो ये एंड तक भी रिलीज नहीं करता तो इसकी पूरी प्रोसेसिंग वेट हो जाएगी, जिसे हम डेडलॉक कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन सी प्रोग्रामिंग व्हाट डज द फंक्शनल str-cmp वर्क्स। देखो cmp का मतलब हो गया कंपेयर और str का मतलब हो गया स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। अगर वैल्यू 0 आती है तो मीन्स स्ट्रिंग जो है दोनों सेम है। अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो जो पहली वाली स्ट्रिंग है वो उससे बड़ी है, और लेस देन 1 आती है तो पहली वाली स्ट्रिंग जो है वो जो दूसरी स्ट्रिंग है उससे छोटी है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इंटीजर को कंपेयर नहीं करेगा, स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा दोस्तों। ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इट रिटर्न 0 स्ट्रिंग्स आर इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव अदरवाइज। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायोरिटी क्यू की बात हो रही है, टीजीटी में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या हुआ, प्रायोरिटी यानी कि कोई किसकी क्यू की हमको प्रायोरिटी सेट करनी है। लेट सपोज कि बहुत सारे इसमें डेटा एलिमेंट रखे हुए हैं, अब मेरे को निकालना है कि मैक्सिमम वाला एलिमेंट जो है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है वो सबसे पहले निकल के आए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, स्टैक और क्यू में तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, फीफो में लाइक क्यू में फीफो होता है और स्टैक में लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पर जो हीप होता है इसे हम मिन और मैक्स का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रायोरिटी क्यू है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो हम हीप को यूज़ करते हुए कर सकते हैं दोस्तों। इफ एफिशिएंट सपोर्ट इंसर्ट डिलीट एंड मिन मैक्स ऑपरेशन, जैसा कि यहाँ पे बता भी रखा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है। प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, फाइल्स को कैसे मैनेज करना है, ये भी इसके पार्ट है। और डीबीएमएस यानी डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये डेटाबेस का खुद का टूल होता है, या फिर डीबीएमएस का जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका ये वर्क होता है कि कैसे क्वेरी को प्रोसेस करना है। और मेमोरी मैनेजमेंट ओएस का पार्ट है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन ए टेबल। किसी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो प्राइमरी की जो होगी दोस्तों उसके थ्रू हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉरेन की से नहीं कर सकते, फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है क्योंकि फॉरेन की किसी दूसरे टेबल में आती है जो में भी प्राइमरी की किसी अन्य टेबल का हो सकती है। तो जिसमें प्राइमरी की है उसमें तो यूनिक रहेगा, बट एज ए फॉरेन की हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल भी आपको पता ही होगा कि एक मैनेजर जो है, एक मैनेजर की आईडी है लेट सपोज 1, वो मल्टीपल स्टूडेंट्स का मैनेजर हो सकता है। तो यहाँ पे आईडी जो है वो रिपीट हो रही है, तो फॉरेन की में वैल्यू रिपीट हो सकती है बट प्राइमरी की में नहीं हो सकती। अल्टरनेट की तो अदर देन प्राइमरी की है उसमें वैल्यू रिपीट हो सकती है, सुपर की में भी हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा प्राइमरी की। कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है सैंड मेल को यूज़ करने में काम आता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने एक रिलेटेड क्वेश्चन कराया था कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि एक सिक्योर मेल को सेंड करने के काम में आता है। तो उसमें SMTP और SMTP/S ये दोनों ही ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो करेक्ट आंसर था वो /S था क्योंकि वो सिक्योरली डेटा को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे सिर्फ सैंड मेल के बारे में पूछा है तो SMTP जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉप जो होता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये रिट्रीव के लिए होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और HTTP जो है वेब ब्राउजर में काम में आता है टू ऑथेंटिकेट द वेबसाइट्स। HTTPS जो कि सिक्योर कनेक्शन होता है उसके लिए इसमें करते हैं। बट यहाँ पे मेल के लिए पूछा गया, वो भी सेंड के लिए, रिट्रीव के लिए नहीं। रिट्रीव के लिए पूछता तो POP3 भी सही आंसर था दोस्तों, बट सेंड मेल के लिए SMTP इसमें सही आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल। कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ही होता है अस्थायी, यानी जो स्थायी नहीं रहे। आपके मोबाइल वगैरह में या कंप्यूटर में भी जो मेमोरी रहती है उसमें रैम जो रहती है वो अस्थायी रहती है यानी वॉलेटाइल रहती है। तो रैम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कभी भी आपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा कि रैम का यूटिलाइजेशन कई बार 1000 MB तक भी चला जाता है, या यूँ कहे कि जैसे मान लो 16 GB का फ़ोन है, 16 GB उसमें रैम है तो अप्रॉक्सीमेटली 12 GB रैम यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। बट अगर हम कैशे वगैरह क्लियर कर दें या रिस्टार्ट कर दें तो ये जो रैम का यूटिलाइजेशन है कम हो जाता है। तो एक्चुअली में कोई डेटा स्टोर इसमें नहीं होता है, सिर्फ जब तक फ़ोन या फिर लैपटॉप स्टार्ट है तब तक ये मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो रैम इसमें सही आंसर हो जाएगा। रनिंग प्रोसेस के लिए हम लोग दोस्तों क्या काम में लेते हैं कि PS एक तो कमांड काम में लेते हैं जो कि प्रोसेस चेक करने के लिए होता है, और एक कमांड जो हम काम में लेते हैं वो टॉप कमांड होता है। टॉप कमांड हमको ऊपर की जो मेन प्रोसेसेस है वो बता देगा कि कौन सी प्रोसेसेस कितना यूटिलाइजेशन CPU का कर रही है एज वेल एज मेमोरी का कर रही है। और PS से अगर हमें किसी प्रोसेस को फाइंड करना है इंडिविजुअल को तो हम ग्रैप लगा के आगे उस प्रोसेस का ID दे सकते हैं। तो PS भी सही है और टॉप भी सही है। LS जो सिर्फ लिस्टिंग के लिए काम में आता है, प्रोसेस के चेक करने के काम में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर D जो है तो वो सही हो जाएगा, वो BNC। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप। कौन सा वैलिड टाइप नहीं है पाइथन में। तो इंट तो वैलिड होता है, फ्लोट भी वैलिड होता है, कॉम्प्लेक्स भी वैलिड होता है, बट रियल जो है दोस्तों ये वैलिड नहीं होता है। रियल करके कोई डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता है दोस्तों।
अब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? नॉर्मलाइजेशन जो बेसिकली मान लो टेबल का जो डेटा है वो बहुत सारा है और वो 1NF में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन एनोमली होगी, डिलीशन एनोमली होती है, अपडेट एनोमली होगी, तो बहुत सारी एनोमली इसमें जनरेट होगी। उन सबको अवॉइड करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं, जो कि 2NF में कन्वर्ट कर देता है या फिर 3NF में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये रिडंडेंसी को कम करता है दोस्तों टेबल में, यानी जो रिडंडेंट डेटा है उसको कम करेगा, जो डुप्लीकेट डेटा है उसको कम करेगा। तो टू रिड्यूस द रिडंडेंसी इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का एग्जांपल क्या होता है? इंटरप्रेटेड वो होता है कि जो हर एक लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करे। तो सी में तो हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, पूरा कोड लिखने के बाद हम कंपाइल करते हैं। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो ही गया, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। तो इंटरप्रेटेड कौन सा होता है? पाइथन होता है दोस्तों। तो पाइथन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है थ्रू इंटरप्रेटर। तो ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी कर रखा है। इट्स एन इंटरप्रेटेड कोड रन्स लाइन बाय लाइन थ्रू द इंटरप्रेटेड के थ्रू लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है दोस्तों। तो यही क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों अभी के लिए, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहे, एज वेल एज जो PYQs मैं करा रहा हूँ उस पर अपडेट भी आपके पास आते रहेंगे दोस्तों। मोस्टली इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से तैयारी करके जाइए। कोई कम डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, एंड हैव ए गुड डे।